नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस कर रहे हैं और हम अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और सब हमने आप सभी को बताया कि अगर आप ये क्लास इन्वायरमेंट की देख लेते हैं तो इन्वायरमेंट का एक भी क्वेश्चन जो कि स्टैटिक पोर्शन से आएगा वहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो भी साथी आप लोगों को बता दें कि जो हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम वाला जो ये सिलेबस में ये पोर्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जैसे आप में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन तो वो स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो करंट अफेयर में घटनाक्रम चल रहा होता है पास इसको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेके, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आप करंट में देखते चलिएगा। ठीक है, हालांकि हम वो भी करवा देंगे लास्ट में, जितना कि साल आपके मान लीजिए जब आपका पेपर होने वाला होगा तो लगभग एक साल का डेवलपमेंट जो भी हुआ होगा इस फील्ड में उसको हम करवा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारी, आप सबको पता है कि ये यूनिट 2 हमारी चल रही है और यूनिट 2 की आज ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, उसका नोट्स भी हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है। जो इन्होंने नोट्स ना देखा हो वो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे उनको नोट्स हमने पूरा प्रोवाइड करवा दिया है आप लोगों को। आज हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। आज की क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इस क्लास में जो हमारी यूनिट 2 के कुछ बचे हुए इधर उधर के फैक्ट्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं उनको हम चर्चा करके इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम अगली यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे, वो है जैव विविधता। तो कल से हम लोग नई यूनिट शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास में हम उसको शुरू नहीं करेंगे जैव विविधता को। ठीक है, जैव विविधता को कल से हम एक नई क्लास के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे। आज जो ये क्लास होने वाली है इसको हम देखते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूकेलिप्टस के बारे में आपको जानना है। जो यूकेलिप्टस होता है इसको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। क्यों पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है? क्योंकि इसकी जल ग्रहण की शक्ति जो होती है, जल ग्रहण की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये जिस भूमि पर होता है ना, वहाँ पे के जल स्तर को ये जो है जल वहाँ का ग्रहण कर लेता है और वहाँ के जल स्तर को बहुत नीचे धकेल देता है, वहाँ का जल स्तर नीचे चला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जल ग्रहण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और उससे क्या होता है, वहाँ का जल स्तर नीचे चला जाता है, इसीलिए इसको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लैंटिक और लॉटिक जो है इकोसिस्टम। इसको हम अभी आपको बाद में बताएंगे, लास्ट में इसको समझा देंगे। ठीक है, इकोटोन को जो हमने देखा था, इकोटोन हमने अच्छे से देखा था कि दो विभिन्न समुदाय हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। सर्वाधिक स्थायी आपसे पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए तो वो आपका महासागर होता है। और इकोसिस्टम शब्द का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एजी टांसले ने किया। इसी के साथ हमने कुछ और शब्दावलियों को लिया है, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र, गहन पारिस्थितिकी इस शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको याद रखना है अर्निच नेस ने। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी नीचे शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जोसेफ ग्रीनले ने किया। ठीक है, पूछा जाए कि मोनोक्लाइमेक्स शब्द का, इस मोनोक्लाइमेक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो F.E. क्लीमेंट ने किया। किसने किया? F.E. क्लीमेंट ने। मोनोक्लाइमेक्स का क्या मतलब है? जिसे मोनोक्लाइमेक्स, उस जब सक्सेशन वाली क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे तो जो हमने बताया कि लास्ट में एक ऐसी प्रजाति आती है जो कि क्लाइमेक्स होती है, यानी कि जिसका स्थिरीकरण हो जाता है। तो जो F.E. क्लीमेंट थे, इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ कोई भी आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रजाति होती है जो कि आपके क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। कहाँ पे पहुंच जाती है? क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। बाकी जो यहाँ पे रह रही प्रजातियां हैं उनमें भी डेवलपमेंट होता रहता है। उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट और प्रतिक्रियाएं की जो अवस्था होती है वो चलती है। ठीक है, कोई एक प्रजाति होती है जो कि क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस इस शब्द पे करना है क्योंकि आपके परीक्षा के लिए यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि मोनोक्लाइमेक्स शब्द किसने किया, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन भी करवा दिया ताकि आपको ये क्लियर रहे कि मोनोक्लाइमेक्स है क्या। उसी प्रकार पारिस्थितिकी नीचे का हमने देखा किसने प्रयोग किया शब्द का, जोसेफ ग्रीनले ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अर्निज नेस ने। और आपके इकोसिस्टम का प्रयोग तो एजी टांसले ने ही, आपको याद ही होगा। अब हमारा जो अगला डिस्कशन का पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी, किस पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और किस पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी कम है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं, ठीक है, इकोसिस्टम कौन से हैं जिनकी सर्वाधिक उत्पादकता होती है, तो यहाँ पे तो लिखा है, हम आपको पहले कुछ और लिखवाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादकता वाले कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों का नाम पूछा जाए तो सबसे पहले याद रखना है सबसे अधिक उत्पादकता होती है जो आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी खासी होती है, कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके, समझ लीजिए मैंग्रोव आते हैं। मैंग्रोव हो गए आपके,
मैंग्रोव हो गए। मैंग्रोव के बाद आपके घास के मैदान आते हैं, घास के मैदान। घास के मैदान के बाद अगर बात करें तो आपकी जैसे झीलें हो गई, तालाब हो गए, ये आते हैं। और आपके अगर न्यूनतम प्रोडक्टिविटी वाली बात करें तो जैसे आपके हो गए महासागर हो गए, रेगिस्तान हो गए, महासागर हो गए, रेगिस्तान हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। सबसे कम नीचे वाले जैसे ये जो यहाँ पे हैं इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जो लास्ट में है इनकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो वही आपको यहाँ पे उत्पादकता के घटते क्रम में कुछ जो है इकोसिस्टम के बताए गए थे, जैसे मैंग्रोव हो गया, फिर घास स्थल, ये देखिए घास स्थल के बाद झीलें, झीलें के बाद महासागर, यहाँ 4 ही लिखा था, यहाँ हमने 1-2 आपको और बता दिया। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उत्पादकता इनमें से सबसे ज़्यादा है, फिर मैंग्रोव हो गए, फिर घास मैदान हो गए। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है और किसकी उत्पादकता कम होती है। तो ये जो कुछ आपके इकोसिस्टम्स हैं इनका नाम आपको याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है कि किस क्रम में इनकी उत्पादकता का क्रम है। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे इनको याद रखना है आपको। जैसे आपसे पूछा जाए कि पिक्नोक्लाइन क्या है, तो पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। ठीक है, सबसे पहले देखिए पिक्नोक्लाइन देखते हैं। तो पिक्नोक्लाइन जो है ये घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? किसी जलीय निकाय में घनत्व की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो पिक्नोक्लाइन आपको याद रखना है घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। हेलोक्लाइन जो है वो लवणता की प्रवणता को प्रदर्शित करता है किसी जलीय निकाय में। जहाँ पे हेलो लिखा रहे ना, हेलो का मतलब ही होता है कि ये लवणता से संबंधित होता है। हेलो का मतलब ये लवणता से ही संबंधित होता है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हेलो लिखा है। उसी प्रकार से कहीं थर्मो लिखा है तो टेम्परेचर से संबंधित है। तो यही सब आपको याद रखना है कि हेलोक्लाइन का मतलब वो लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है ये वर्ड। और थर्मोक्लाइन जो है ये किसी भी जलीय निकाय में जो तापमान का परिवर्तन होता है, गहराई के साथ, उसको कौन प्रदर्शित करता है? थर्मोक्लाइन। जैसे गहराई के साथ किसी जलीय निकाय में जो तापमान का परिवर्तन हो रहा है उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो उसको थर्मोक्लाइन जो है ये दर्शाता है। हेलोक्लाइन जो है किसी जलीय निकाय में लवणता को दर्शाता है। पिक्नोक्लाइन जो है किसी जलीय निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो ये तीनों चीज़ों आपको याद रखना है, तीनों की वर्ड्स, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। इन चीज़ों की हम लोगों ने अभी चर्चा कर ली, गहन पारिस्थितिकीय, नीचे और मोनोक्लाइमेक्स। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कुछ कानूनों को, देखेंगे कि इनका क्रम पूछा जाता है कि ये कानून कब आए थे। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे क्रम ही क्यों, क्योंकि जो पूछा जाता है हम वही जानेंगे, बाकी इनके अंदर घुस के इनके क्या प्रावधान है उन चीज़ों को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, केवल टाइम की बर्बादी है। मान लीजिए 100 में से कहीं एक परीक्षा में एक क्वेश्चन उससे आ भी गया तो वो जो चीज़ें आ सकती हैं उसको हम कवर कर लेंगे साथ साथ में। यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले कि 1972 में आपका आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया था? 1972 में। कौन आया था? वन्य जीव संरक्षण। फिर उसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1980 में क्या आया? वन संरक्षण अधिनियम आया। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। और 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया। ठीक है, इसमें जो है जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। ये कब आया? ये 2006 में आया। तो आपको 1, 2, 3, 4 इन चारों को, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये वन संरक्षण अधिनियम है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और ये वन अधिकार अधिनियम है। इन चारों अधिनियमों को याद करना है कि ये कब आए हैं। इनका क्रम पूछा जाता है या आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ये कब आया था। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है किसी न किसी एग्जाम में आपके। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है उसको हम देखेंगे। अब देखिए, इसमें हम क्रम में नहीं चल रहे, इसमें जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो उनको हम देख ले रहे हैं। लगभग चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा है वो है समुद्री उत्प्रवाह। तो समुद्री उत्प्रवाह क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए, ये आपका समुद्र है, ये आपका क्या है? समुद्र है, ये वाटर है उसमें। ठीक है, तो क्या होता है जब हवाएं चलती हैं ना, जिस समुद्र की सतह पर जब हवाएं चलती हैं तो जो यहाँ वाला जल है ना, ये हवाओं के साथ ऐसे बहता है। तो यहाँ वाला जल जो है जैसे बह गया, तो अच्छा बताइए, जैसे ये समुद्र है, यहाँ वाला जल बह के यहाँ पे आ गया तो यहाँ का वाटर लेवल नीचे चला गया, यहाँ पे कम हो गया। तो लेकिन ये वाटर लेवल बराबर करने के लिए जब यहाँ का जल हटता है ना तो नीचे वाला जल ऊपर आता है। क्या होता है? नीचे वाला जल ऊपर आता है। जैसे हवाएं जो है इस जल को यहाँ से हटा रही हैं तो यहाँ पे जो स्पेस खाली हो रहा है, नीचे वाला जल फिर से ऊपर आ जा रहा है, नीचे वाला जल फिर से ऊपर आ जा रहा है, नीचे वाला जल फिर से ऊपर आ जा रहा है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं आपका? इसी को कहते हैं समुद्री उत्प्रवाह। क्या कहते हैं? समुद्री उत्प्रवाह। जैसे देखिए, हवाएं चल रही हैं तो जो ऊपर का जल है ये यहाँ से हट रहा है, ये हट रहा है ना,
हवाएं जब चलती हैं तो इसके साथ सतह पे का जो जल होता है ये भी हवाओं की दिशा में से चल देता है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान होता है नीचे का जल आ जाता है। अब याद क्या रखना है कि जो आपका ऊपर वाला जल होता है ना, ऊपर वाला ये जल गर्म होता है और ये पोषक रहित होता है, तो नीचे से जो जल आ रहा है वो ठंडा और पोषक युक्त जल होता है। तो समुद्री उत्प्रवाह आपसे पूछा जाए क्या है, तो वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित करना। देखिए ये यहाँ से जो यहाँ पे ऊपर सतह पे जल है ये गर्म है क्योंकि ऊपर है, और यहाँ का जो पोषक तत्व है वो भी खत्म हो चुके हैं, तो हवाओं के साथ ये यहाँ से जब ये जल हटता है तो नीचे वाला जल ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा इनके स्थान पे, तो जो नीचे से आ रहा है वो कैसा है, वो ठंडा है और पोषण से युक्त है। तो ये जो क्रिया हो रही है इनका हटना और इसका आना जो है, इसी को क्या कहा जाता है, समुद्री उत्प्रवाह। क्लियर हुआ आपके दिमाग में चीजें? नहीं क्लियर हुई तो वीडियो पीछे करो फिर से सुन लो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र। क्या है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र? तो इसका क्या मतलब है, तो जो आपका पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है इसकी घोषणा जो है आपसे पूछी जाए कैसे की जाती है, तो इसकी घोषणा जो है 1986 जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, उसके तहत जो आपका पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है इसकी घोषणा की जाती है। इसके बारे में इसकी घोषणा कौन करता है, ये तो मतलब किस कानून के तहत की जाती है, किस अधिनियम के तहत, तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप 86 की जगह आप मार के चले आए कि 1972 के वन्य जीवन नियम के तहत। नहीं, ये नहीं होगा, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी की जाती है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में भी जब आपको क्वेश्चन देगा ना तो वो यही एक्ट को परिवर्तित कर देगा, वो लिखेगा कि इसकी घोषणा की जाती है 1972 के जो है वन्य जीव अधिनियम के तहत, तो आपको याद रखना है नहीं, इसकी घोषणा 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। और कौन करता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन करता है, कौन सा मंत्रालय, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अच्छा, अब क्षेत्र की घोषणा हो गई तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या होती है। देखिए ये जो क्षेत्र होता है आपका, इसमें आपको याद ये रखना है कि इस क्षेत्र में जो है ये जो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे इनको विनियमित किया जाता है। यहाँ पे मतलब मानवीय हस्तक्षेप को पूरा प्रतिबंध नहीं किया जाता है कि यहाँ पे कोई मानव नहीं आएगा, नहीं, बल्कि यहाँ पे मानव की कुछ क्रियाओं को प्रतिबंधित किया जाता है, मानव द्वारा कुछ क्रियाओं को प्रतिबंधित किया जाता है कि ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, और कुछ क्रियाओं को रेगुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, यानी कि उसका विनियमन मतलब कंडीशन रखी जाती है कि हाँ तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन होगी, लेकिन तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब आपसे अगर ये बोला जाए कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन ये है कि यहाँ पे सभी जो है मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लग जाता है, तो आपको याद रखना है नहीं, सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगता है और कुछ को रेगुलेट किया जाता है। जैसे देखिए आपको कृषि जो होती है, कृषि पर यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि कृषि को छोड़कर कुछ मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध हो जाता है, कृषि पर प्रतिबंध नहीं होता है, कृषि पर प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। बाकी किस, जैसे देखिए आपका मान लीजिए यहाँ से रात्रि में कोई व्यावसायिक वाहन गुजर रहा है, ठीक है, तो इसको मना नहीं किया जाएगा कि तुम मत गुजरो, बल्कि इसको रेगुलेट किया जाएगा, कुछ कंडीशन रखी जाएंगी, इन कंडीशन के साथ आप यहाँ से गुजर सकते हो। तो मोटा मोटी आपको यही 2 पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे रात्रि में व्यावसायिक वाहनों का विनियमन किया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ, कृषि आप कर सकते हो, कृषि देखिए कृषि कर सकते हो, ठीक है, बाकी जो है चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, बाकी चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, कृषि आप कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ से व्यावसायिक वाहनों को ले जाना है रात में तो उसको भी कुछ नियमों के तहत जो है रेगुलेशन के साथ आप उसको ले जा सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने अभी आपको ऊपर जो है एक चीज़ था जो है स्थिर जल का, ये जो लेंटिक और लोटिक तंत्र था, इसको हमने अभी बोला था कि आपको बाद में समझाएंगे। क्या था आपका लेंटिक था और लोटिक था। तो देखिए ये लेंटिक और लोटिक क्या होते हैं, जिसे जो आपका जलीय तंत्र होता है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसको जो है जल के आधार पर, मतलब रुके हुए जल और बहते हुए जल के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो आपका जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, जल वाला जो आपका इकोसिस्टम है, जो जल वाला इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम, उसकी क्या है, वो 2 रूप में हो सकता है, या तो वो स्थिर जल का है, या तो वो बहते हुए जल का है, तीसरी कोई कंडीशन हो सकती है इस आधार पे, तो आप कहेंगे नहीं। स्थिर जल का क्या मतलब है, स्थिर जल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र यहाँ का जल स्थिर है, ये बह नहीं रहा है, जैसे आपका तालाब हो गया, क्या तालाब का जल कहीं बह के जा रहा है, नहीं। झील का जल कहीं बह के जा रहा है, आप कहेंगे नहीं। कोई दलदली क्षेत्र है, वहाँ का जल बह के जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। इसी प्रकार के अन्य जो भी होंगे। बहते जल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपकी नदी हो गई, तो नदी का पानी तो बह रहा है ना भाई, उसके स्रोत से निकल के उद्गम तक, स्रोत से निकल के जहाँ पे वो
मिल रही है किसी समुद्र से या किसी नदी में, वहाँ तक ये पूरा बहता जा रहा है, आगे भी बह रहा है पानी, तो नदी क्या है, बहता हुआ जलीय तंत्र है। तो इन जो जलीय तंत्र है ना, इनको नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? तो जो आपका लॉटिक होता है, ठीक है, जैसे आपका ये हो गई नदी हो गई, यानी कि कोई भी अन्य बहता हुआ जल हो गया, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लोटिक। इसको क्या बोला जाता है? लोटिक। इसको बोला जाता है लोटिक तंत्र। और जो आपका स्थिर जल होता है, इसको बोला जाता है लैंटिक तंत्र। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लैंटिक तंत्र। लैंटिक तंत्र, लैंटिक तंत्र। अब आप बोलेंगे ये लॉटिक लैंटिक हमें याद कैसे रहेगा? तो देखिए हम कोशिश कराते हैं कि आपको याद हो जाए। देखिए जो लैंटिक है, लैंटिक क्या है? लैंटिक जो आपका है, लैंटिक है, लैंटिक से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लेक, लेक क्या है? लैंटिक जलीय तंत्र है ना, है कि नहीं है? है। देखिए अब इसको याद, देखिए एल यहाँ पे है, के यहाँ पे है, तो लैंटिक मतलब लेक, ऐसे कुछ मिला लीजिए इसको कि लैंटिक लेक, और जो लेक है वो स्थिर है, तो लैंटिक से आपका लेक हो गया। एल ई देखिए इसमें है, उसमें एल ई है। उसी प्रकार जो लोटिक है आपका, लोटिक है, लोटिक को मैंने याद किया था कि लोटिक को मैंने याद कर लिया था लॉन्ग से। देखिए एल है, ओ है, लॉन्ग। लॉन्ग नदियाँ क्या होती हैं? ऐसे याद कर लीजिए कि लैंड लोटिक मतलब लॉन्ग, और लॉन्ग कौन है? तो नदियाँ। जो आपकी नदियाँ हैं वो बहुत क्या है? बहुत लॉन्ग हैं। और नदियाँ का मतलब क्या होता है कि बहता हुआ जल होता है, बहता जल। तो लैंटिक और लॉटिक आपको याद हो गया इस रूप में। लैंटिक मतलब लेक, लेक मतलब स्थिर। ये याद करने का तरीका है। तो स्थिर जल आपको कैसे याद हो गया? स्थिर जल वाला, स्थिर जल जब आप सोचेंगे तो आपको लेक याद आनी चाहिए, और लेक, लेक मतलब लैंटिक, एल ए के ई है, तो एल ई यहाँ से ले लिए तो लैंटिक हो जाएगा। टिक तो दोनों में ही है। उसी प्रकार नदियाँ, नदियाँ कैसी होती हैं? लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या होगा आपका? लोटिक तंत्र जो होता है वो होता है लॉन्ग, यानी कि बहते हुए जल का। तो लेंटिक और लोटिक याद हो गया। इसी के साथ जो हमारी यूनिट 2 है वो आज खत्म होती है। अब आप लोग बताइएगा कि यूनिट 2 में जो हमने पहली यूनिट में हमने क्या पढ़ा? पहली यूनिट में हमने पर्यावरण और सतत विकास देखा। दूसरी यूनिट में हमने पारिस्थितिकी को देखा। किसको देखा? पारिस्थितिकी को देखा। और पारिस्थितिकी को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, जितने भी PYQs विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया। और जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने उनको अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया। अब आप लोगों का काम है कि इसको बार बार रिवीजन करिए, और हम जितना पढ़ा दे रहे हैं किसी भी टॉपिक से, आप विश्वास करिए कि उससे बाहर यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अभी समय बहुत मिल नहीं पा रहा है, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए और कुछ नए क्वेश्चंस का जो है एक MCQ सेशन लेके आएंगे। उसमें भी आपको, अभी आपके पेपर में काफ़ी टाइम है, तब तक हम सारी चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा सहयोग दिखाइए। जो साथी क्लासेस को देख रहे हैं वो अच्छी बात है। आप लोग को क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताइए। किसी भी सुझाव की आवश्यकता हो तो वो भी अवश्य दीजिए। मान लीजिए कि हम सब लोग मानव हैं और मानव से गलतियां होती हैं, मान लीजिए त्रुटिवश कहीं कोई फैक्ट या फिर कंटेंट में कुछ आपको त्रुटि लगती है तो उसको भी अवश्य बताइए। अगर वास्तव में वहाँ पे कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधार किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ, आप कहीं किसी ग्रुप में जुड़े हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा भाई हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा व्यूज़ आएंगे, थोड़ा सा लोग ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये है कि लोग देखें। हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग देखें। आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ हम भी फ्यूचर को लेकर के चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, मेहनत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में वास्तविकता में बहुत मेहनत लग रही है। ये कंटेंट कहाँ से लाया जा रहा है, अगर आप इसको जो तो पहले से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े होंगे, वो जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कंटेंट को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कहाँ कितना बढ़िया कंटेंट है, जिसमें कि कोई भी फालतू की बातें नहीं है, केवल टू द पॉइंट जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम होते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एग्जाम्स के लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ आपको मेंस लिखना है या फिर आपको यूनिवर्सिटी के वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है वहाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये टू द पॉइंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है हमारे लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। जैसे आपको लेखपाल का मेंस देना है या फिर PCS का प्री देना है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आएंगे। ये तो आप मान के चलिए, तय मान के चलिए। पेपर होगा देखिएगा, जैसे अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में कि आपका RO का पेपर हुआ ना, मेंस का। अब आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जाके उठा के देख लीजिए। एक क्वेश्चन, अगर सिंगल क्वेश्चन जो RO मेंस में आया था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो अगर उस क्लास से बाहर आया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई क्वेश्चन नहीं बाहर आया, तो कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। ये अंतिम क्लास थी तो इसीलिए क्लास के लास्ट में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि वैसे भी क्लास में हम बहुत ज़्यादा चर्चाएं तो करते नहीं हैं। तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं कि कंटेंट कैसा है, और ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर ले रहे हैं कि क्लासेस को शेयर कर दीजिए कहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, कुछ और लोग देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप लोग जितना सहयोग कर ले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आज इस क्लासेस के आज या कल में इसका नोट्स वहाँ पे दे दिया जाएगा आपके यूनिट 2 का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।